जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानगढ़ में। तो कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी के द्वारा होली का पर्व अति उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होगा। तो साथियों, जैसा कि हम एक कड़ी को लेकर चल रही थी कि हम पर डे एक नया टॉपिक आपको प्रोवाइड कराएँगे, तो उसी कड़ी के बीच आज हम आपको एक नागरिकता टॉपिक है, नागरिकता को आज हम आपको बताते हैं कि होती क्या है नागरिकता। इस नागरिकता के टॉपिक में हम आपको पूरा जो नागरिकता है होती क्या है, संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, और जो अभी हाल ही में एक बहुत ही टॉपिक जो ट्रेंडिंग में है वो है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसके बारे में बताएँगे कि होता क्या है ये। और जो बहुत सारी जो अफ़वाह है ये चल रही है कि क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने से किसी की नागरिकता छिनेगी या नहीं? तो इन सभी के विषय में हम आपको बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सरल वाणी में आपको बताएँगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथियों आपसे बस एक ही गुज़ारिश है कि आप जो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट्स वर्ग है, वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो साथियों, बगैर कोई समय बर्बाद करे हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं नागरिकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नागरिकता है, वो भारतीय संविधान के जो भाग हैं कि कौन से भाग में है, भाग 2 में है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में हमें दिया हुआ है और जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो सबसे पहले तो साथियों जो आर्टिकल्स हैं, हम उनके बारे में एक-एक करके थोड़ा-सा जानेंगे, उसके बाद में हम जो थोड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि नागरिकता होती क्या है? जो नागरिकता है, वो है अधिकार पाने का अधिकार, यानी कि आप किसी भी देश में रह रहे हैं और किसी भी प्रवचन में निवास कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके अधिकार हैं, जैसे सपोज़ करो कोई एक विदेशी है, वो विदेशी भारत में रह रहा है, लेकिन अभी नागरिकता पाने के जो अधिकार है, उनको फुलफ़िल नहीं कर रहा है, वो भारत में रह रहा है। और एक जो है, एक भारतीय है जो भारत में रह रहा है, तो उन दोनों के जो बीच में अधिकारों का जो विभाजन होगा, वो बहुत ही अलग है। एक भारतीय को अधिकार अलग है और एक जो विदेशी है, उनको अधिकार अलग है। तो एक सि सिंपल शब्दों में समझा आपने? तो इसका मतलब है कि अधिकार पाने का जो अधिकार है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। जो ये संविधान में है, संविधान के भाग 2 में है, आपको मैंने बता ही दिया और संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक यानी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जो नागरिकता है, वो किस सूची का विषय है? यानी हमारे पास जो संविधान 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ हैं। तो अब ये पूछा गया कि किस सूची का विषय है, तो दोस्तों ये किस सूची का विषय है? ये है संघ सूची का विषय है। तो दोस्तों बात करते हैं कि 5 से जो 11 आर्टिकल्स हैं वो होते क्या हैं? जो ग आर्टिकल 5 है, तो आर्टिकल 5 आपको क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी इसका क्या मतलब है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो अथवा जिसके माता-पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वो क्या है भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है या भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या है आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन प्रव्रजन यानी कि भारत को निवास कर गए हो, उन व्यक्ति को जो नागरिकता पाने का जो क्या है अधिकार है। अगला दूसरा क्या है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता पाने का अधिकार, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद ये ध्यान रखना दोस्तों, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हो, लेकिन वो पुनः लौटकर कहाँ पर आ गए हो? पुनः लौटकर जो बाद में भारत में आ गए हो, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता पाने का अधिकार है। अब दोस्तों ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 इनको सिंपल भाषा में समझिए। अब यहाँ पे आर्टिकल 6 में आपको दिख रहा है कि सॉरी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि इसको ऐसे याद रखें ट्रिक के तौर पर कि कराची से रांची को, कराची से रांची यानी कराची क्या है पाकिस्तान का एक जो सिटी है और रांची क्या है भारत का एक सिटी है। यानी कराची से रांची को आ गए, ठीक है? और इसमें साथ में क्या है कि रांची से कहाँ पहुँच गए? कराची को, ठीक है ना? सिंपल शब्दों में समझ गए। अब कराची से रांची यानी पाकिस्तान से भारत में आ गए और अगला क्या है कि रांची से कराची यानी भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए। आर्टिकल नंबर 8 की बात करते हैं, अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। यानी कि इसमें क्या है कि जो भारत के बाहर जो व्यक्ति हैं, उनमें जो भारतीय उद्भव यानी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। सपोज़ करो जैसे कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, अगर वो नागरिकता के लिए किसी भी भारतीय डिप्लोमेसी में जाकर अगर नागरिकता के लिए अपना आवेदन करेंगी, तो उनको भारत की नागरिकता जो है जो अगर वो उसकी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो मिल जाएगी। तो यानी कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार।
ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 9 यानी अनुच्छेद नंबर 9 की। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न रहना। यानी ऐसे भारतीय व्यक्ति यानी जो जो भारत की नागरिकता जिनको है जो विदेश में जाकर रहने लग गए हैं, यानी किसी भी देश में रहने लग गए और उन्होंने वहां की जो नागरिकता एक्सेप्ट कर ली है। यानी कि अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि एक व्यक्ति ए है और ए नामक व्यक्ति कनाडा चला गया और कनाडा में जाकर उसने जो कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली, अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर ली, वहां की कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, उसने कर ली। तो अब ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण किया हो, वो भारत में नागरिक का रहने का जो उसे अधिकार नहीं, यानी भारत की नागरिकता उसके पास नहीं रहेगी, स्वतः उसकी नागरिकता जो क्या होगी अगर पता चले तो छिन जाएगी। अगला क्या है, नागरिकता का अधिकार का बरा रहना। यानी जो संसद है भाई, इस पर कानून कौन बनाएगी, संसद बनाती है नागरिकता पर, कि जो संसद है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो भारत के जो नागरिक है उनके किसी भी नागरिकता के कानून जो है बनाएगी उन पर किसी पे भी आपका इफेक्ट नहीं डाले, यानी भारत के नागरिक जो है उन पर किसी पे भी इफेक्ट नहीं डाले। आर्टिकल नंबर 11 क्या है कि संसद नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति संबंधी कोई भी प्रावधान कर सकती है। यानी ये भारतीय संविधान में संसद को पूर्ण अधिकार है कि वह भारतीय नागरिकता की को अधिकरण यानी अधिकरण माने एक्सेप्ट कराना या समाप्ति यानी कि उसको समाप्त करना, वो किसी भी जो उसको कर सकती है, क्योंकि ये सब अधिकार किसके पास है, ये अधिकार है आपके भारतीय संसद के पास। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि भारतीय जो नागरिकता है वो किस अधिनियम के तहत हमको मिलती है या किसी विदेशी को प्राप्त होती है, क्या इस चीज के प्रावधान है, ये सब चीज हम बात करते हैं। दोस्तों एक है भारतीय नागरिकता अधिनियम यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, अब उसमें क्या होता क्या है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है ये सबसे पहले 1955 में आपका जो है एक्ट पारित हुआ था। अब इसमें हमें कई प्रकार की चीजें बताई हैं, सब जैसे कि आप भारतीय नागरिकता है उसको कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं या भारत की जो नागरिकता है वो कैसे आपसे जो छूट सकती है, इन सब चीजों का इस एक्ट में जो आपका ब्यौरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि जो भारत की नागरिकता है वो भारत की जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले है जन्म से, बाई बर्थ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो क्या है, भारत का नागरिक होगा। अब क्या होगा भाई, अगर कोई विदेशी घूमने के लिए अगर भारत में जन्म हो गया तो क्या भारत के नागरिक था कोई, नहीं। यानी जिसके माता पिता भी और जिसका जन्म भी जो भारत में हुआ यानी भारत के मूल बिल्कुल भारतीय हैं, तो उनका क्या है, जन्म से उनका नागरिकता एक्सेप्ट करने का प्रावधान है। दूसरा क्या, रक्त संबंध द्वारा, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका माता पिता या माता अथवा पिता किस कोई एक जो भारत में जो क्या है भारत मूल का है, यानी उसका क्या है, उसका ब्लड संबंध है, यानी कि उसका मम्मी हो उसके पापा हो तो उसका कौन भारतीय मूल का नागरिक है। यानी कि उसमें इसे हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम भी कहते हैं, यानी वंशानुक्रम है कि कोई मम्मी पापा जो उनके क्या है भारत के हैं। अगला क्या है दोस्तों, आवेदन और पंजीकरण द्वारा, यानी इसमें क्या है कि आप जो नागरिकता पाने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, तो इस प्रकार से भी आवेदन रजिस्ट्रेशन से भी आपकी नागरिकता के लिए विचार करेगी संसद। अगला क्या है आपका, देशीयकरण के द्वारा। ये देशीयकरण क्या होता है मैं आपको फिर आगे बताऊंगा, आगे भी आएगा, पहले आप देशीयकरण समझ लीजिए। जो दोस्तों देशीयकरण क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, विदेशी मूल का कोई व्यक्ति है और भारत में आकर रहने लग गए, तो हमारा क्या प्रावधान है कि जो भारत में 12 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो कोई भी विदेशी, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी नागरिकता पाने का अधिकारी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, देशीयकरण कहते हैं। अगला दोस्तों विलय के द्वारा, यानी कहीं ऐसा सपोज करो युद्ध है दो देशों के बीच में और वहां पर जो एक देश दूसरे देश में विलय कर जाए, तो उसके जो दूसरा देश जो विलय किया है जिसने, यानी एक्स और वाई दो कंट्री हैं, आपस में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में एक्स कंट्री हार गया और वाई कंट्री जीत गया और उसने सरेंडर कर दिया और उसने विलय कर दिया वाई कंट्री में, तो यानी कि जो एक्स कंट्री के जो नागरिक है वो वाई कंट्री की नागरिकता पाने के अधिकारी हैं। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब एक बार समझ लीजिए, एक तो होगी जन्म से, दूसरा हो गया आपकी रक्त संबंध से, तीसरा हो गया आपकी जो आवेदन है पंजीकरण से, चौथा हो गया आपकी देशीयकरण से और पांचवा होगी विलय के द्वारा। तो दोस्तों अब इसकी बात करते हैं कि इसकी जो जब भाई प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है समाप्ति के भी कुछ ना कुछ तरीके होंगे, बिल्कुल तरीके हैं भाई। समाप्त करने कितने तरीके हैं, 3 तरीकों से भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है। पहला क्या है आपका, परित्याग, यानी कि उसने क्या करा कि उसने स्वतः ही छोड़ दियो, यानी कोई व्यक्ति है ए और ये उसने क्या करा कि वो किसी बी कंट्री में जाके बसने लग गया और उसे वहां बी कंट्री की नागरिकता मिल गई हो और उसने भाई आवेदन कर दिया भाई मुझे अब जो भारत की नागरिकता नहीं लेनी, तो उसे क्या है उसने अपना परित्याग कर दिया, यानी स्वतः ही छोड़ दी, तो उसे क्या है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्या, समाप्ति। समाप्ति का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है और उसने आवेदन भी नहीं किया, यानी भारत में भी रह रहा है और जाकर दूसरे कंट्री में भी रह गया
अब उसने आवेदन नहीं किया, वहां की नागरिकता अपने ले ली, और ये आवेदन नहीं किया कि भाई मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, तो उसकी जो है भारत सरकार जो है, उसकी संसद है भारत की, उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। तीसरा क्या है दोस्तों, वंचन, यानी कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को अपने जो उनके कंडीशंस है उसको फुलफिल अगर नहीं कर रहा है, या ऐसा कोई कृत्य कर रहा है कि जो भारतीय मूल के लिए सही नहीं है, यानी कि भारत में एक कहते हैं देशद्रोही टाइप का, तो उसमें क्या है कि भारत की जो सरकार है वो उसकी नागरिकता को वंचित कर सकती है, उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, ये पूर्ण अधिकार भारत की संसद को है। तो इसमें क्या है कि जन्मजात नागरिक पर ये जो लागू नहीं होती है, यानी कि जो आपकी वंचन है, सपोज करो कि मैं यहाँ जन्मजात नागरिक हूँ और भारत सरकार चाहेगी इसे यहाँ से भगा दो और मैं कोई ऐसा कृत्य नहीं कर रहा भाई, तो इसका मतलब मुझ पर ये क्या है, लागू नहीं होगी। तो दोस्तों तीन तरीके से परित्याग इसका जो समाप्ति होती है, परित्याग, समाप्ति और वंचन। तो दोस्तों ये तो हमने यहाँ तक समझा कि भारतीय नागरिकता भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है, संसूची का विषय है, हमने 5 से 11 आर्टिकल पूरे पढ़ लिए, हमने परित्याग देख समाप्ति देख ली कितनी तरीके से हो सकती है, और हमने देख लिया कि कितने तरीके से प्राप्ति भी की जा सकती है। अब मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आपको चीज बताने वाला हूँ वो है CAA। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा CAA। अब CAA होता क्या है, सीए को जो आप किस तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको इस चीज को बता दूंगा। तो दोस्तों ये क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये 1955 चल रहा है। 1955 के तहत जो इनकी चीजें का कैसे परित्याग करेंगे और कैसे इसकी प्राप्ति होगी, ये सब चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीए जो है हमारा, इसमें एक पहले अमेंडमेंट्स हुए। पहला अमेंडमेंट हुआ इसमें 1986 में, 1986 में कुछ प्रावधान रखे गए। दूसरा फिर हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में, और फिर हुआ 2005 में, और 2015 में, और अब हुआ 2019 में, जो लागू कब हुआ है, अभी जो इसका नोटिफिकेशन आया है 12 मार्च को 2024 में। तो अब ये होता क्या है दोस्तों, जो इसमें अमेंडमेंट जो होते चले गए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा 2019 का जो अमेंडमेंट है, जिसके ऊपर आजकल काफी चर्चा बनी हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि भारत सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को, डेट याद रखना, 11 दिसंबर 2019 को एक अमेंडमेंट जो संसद में पास किया, और संसद में पास करने के बावजूद उस अमेंडमेंट में जो है इन्होंने बताया कि भाई जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है जो 1955 है, 1955 में ही हमने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, और संशोधन करके उसे बना दिया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो 3 देश इन्होंने लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी कि 3 देश इन्होंने लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन तीनों देशों में से अल्पसंख्यक समूह यानी कि गैर मुस्लिम, अल्पसंख्यक समूह यानी कि गैर मुस्लिम जो धर्म से प्रताड़ित है, इन्हें हम धार्मिक अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। तो इन्होंने कही कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक में इन्होंने 6 समूह को जो कैटेगराइज किया, 6 समूह को इन्होंने काउंट किया। वो 6 समूह कौन से आपके, एक तो है आपका हिंदू, दूसरा होगा सिख, तीसरा होगा बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। कितने हो गए, 6। यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये अल्पसंख्यक जो धार्मिक आ गए, यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए। तो इन्होंने कहा कि जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले जो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं, जो 6 समूह इन्होंने जो लिए हैं, उनको जो क्या है, नागरिक भारत की नागरिकता पाने का प्रावधान है, यानी एक तरीके से हम इनको अवैध घुसपैठिया भी कह सकते हैं। तो अब इनके लिए भी इन्होंने प्रावधान बनाया। क्या प्रावधान भाई, कि ये जो 6 समूह हैं और ये 3 देश हैं, वो गैर समुदाय हैं, गैर समूह मुस्लिम समूह है, तो ये इन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले ये भारत में आ गए हों, तो अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, तो ये भारतीय नागरिकता पाने के अधिकारी हैं। यानी जो अवैध घुसपैठिया 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, तो भारतीय नागरिकता पाने के अधिकारी हैं, अगर वो 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और 6 समूह हैं, सिख, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन। ठीक है, पाने का अधिकारी, बहुत ही सरल भाषा में आप समझ गए। 3 देश, 6 समूह, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों, तो नागरिकता पाने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें बात आती है कि जो इसमें और दूसरा प्रावधान क्या किया। अब देशीयकरण से, जैसे मैंने आपको बताया कि देशीयकरण दोबारा भी आएगा। देशीयकरण से मैंने बताया था कि जो व्यक्ति है, जो कोई विदेशी है, वो 12 वर्षों से, यानी 12 वर्ष से अगर भारत में रह रहा है तो नागरिकता पाने का अधिकारी है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इन्होंने इनका अवैध घुसपैठी, यानी कि जो इन्होंने यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनके लिए जो आयु करी है वो कितनी कर दी, सॉरी रहने की जो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, कितना बनाया था,
12 से घटाकर इन्होंने क्या कर दिया 6 वर्ष, यानी कि इन्होंने कह दिया भाई कि आपको 6 वर्ष भारत में जो निवास करना होगा उसके बाद ही आपको जो नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है? अब दूसरा क्या है दोस्तों अब आपको मैं एक केस बताता हूँ, अभी आपने जो सुना होगा सीमा हैदर, अब आपके मन में बड़ा सवाल आ रहा होगा भाई सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं, तो क्या इनको जो भारत की नागरिकता मिल सकती है? दोस्तों बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन ये जो किस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, ये जो है 6 समूह वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये वहाँ पर जो एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं और ये अभी अब यहाँ पर 6 वर्ष रहकर अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो इनको नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि 6 समूह उनको आप ये उनसे 6 समूह से नहीं आ रही है, ये क्या है मुस्लिम समुदाय से आती है। तो इसलिए ये इनका लिए पूरा वो क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा, वही लगेगा कि भाई 12 वर्ष तक इन्हें भारत में रहना होगा। समझ गए ना दोस्तों? अगली बात आती है कि एक बहुत बड़ी जो हमारे बीच में र्यूमर फैलता है कि जो भाई नागरिक सीए लागू हो गया और सीए लागू होने पर कुछ लोगों की नागरिकता भी छिन जाएगी। सरासर झूठ है, सरासर गलत है। भाई किसी की भी नागरिकता इस नागरिक संशोधन अधिनियम से नहीं छिनेगी। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी समुदाय की नागरिकता को छीनता हो। वो तो सिर्फ इतना प्रावधान उसमें किया हुआ है कि 3 देशों से आए हुए 6 समूह जिनको जो धार्मिक अल्पसंख्यक भी हम कहते हैं, अगर वो भारत में आकर 6 वर्ष से निवास कर रहे हैं, तो उनको जो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो किसी की नागरिकता इससे नहीं छिनेगी। तो दोस्तों अब इसके लिए बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। भारत सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो तैयार किया है, ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। उस पर जो भी अवैध घुसपैठी या जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक है वो इस पर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने पर जो अपने क्राइटेरियाज मांगे उनको फुलफिल करेंगे। लेकिन उनको यह बताना होगा कि हम बिना डॉक्यूमेंट के हमने इस वर्ष जो बिना डॉक्यूमेंट के भारत में प्रवेश किया है। जैसे कि आवेदक को बताना होगा कि किस वर्ष भारत में बिना डॉक्यूमेंट के वो घुसे थे। तो ये सब चीजें उन्हें बतानी होगी और उस पर अपना आवेदन वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक छोटा-सा जो टॉपिक था आपका नागरिकता और नागरिक संशोधन अधिनियम कैसे संशोधन हुआ, ये सब चीज़ मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों समझाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी और मैं वादा करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% बनेगा, क्योंकि काफ़ी जो ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहा है, तो दोस्तों इसको बड़ी गहनता के साथ एक बार और दोबारा सुन लीजिए, तो अच्छी तरीके से आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, किसी भी वन डे एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। आते भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सरल भाषा में जो आपको समझाई गई है, उस वो आप समझ गए होंगे और आपसे आखिर में यही क दरखास्त करता हूँ कि अपने चैनल ज्ञानगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए और अपनी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिए और अगर हमसे कोई त्रुटि या कोई जो आपकी मिस्टेक रह जाती है, तो उसमें आप कमेंट में लिख के हमें बता दीजिए, जिससे कि हम अगली वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। तो इसी के साथ अब इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।